चैप्टर 16 हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे और उसी का आगे का पार्ट है। आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। इसमें जीवन जीने के लिए जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड लेवल तय कर लिया जाता है और जिन लोगों को वो रिक्वायरमेंट पूरा करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंतर्गत रखते हैं। भारत जैसे देश जो हैं वहां यहाँ इस गरीबी से ही तात्पर्य, यानी यहाँ जो हम भारत में गरीबी की बात कर रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही यहाँ पर पाई जाती है। हालांकि हर देश में अलग अलग लेवल होते हैं इसके और भारत में इसका जो लेवल है वो अलग है और देशों में इसका लेवल अलग है। फिर नेक्स्ट आपका है रिलेटिव पॉवर्टी। यहाँ जो हमारा समाज होता है उसमें अलग अलग वर्ग होते हैं, उनके बीच जो उनकी इनकम होती है उसके आधार पर जो हम मापते हैं कि ये अमीर है या गरीब है तो उसको जो है हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये विकसित देशों में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि आप जानते हैं भारत जो है वो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इसलिए यहाँ जो हम गरीबी की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की ही बात करते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में हम गरीबी को कैसे नापते हैं? भारत में गरीबी को सबसे पहले जो है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में मेजर किया गया था और आजादी के बाद जो है नेशनल प्लानिंग कमीशन कमेटी द्वारा जो है इसके कुछ अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। 1962 में योजना आयोग द्वारा भी इसका अध्ययन किया गया और उसके बाद 1971 में B.M. दांडेकर और नीलकंठ रथ द्वारा भी गरीबी को परिभाषित किया गया है। 1979 का जो वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, जबकि जो वर्क ग्रुप जो था इफेक्टिव कंजप्शन, डिमांड और मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसके आधार पर जिसे वाई के अलग कमेटी भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उन्होंने ये मानक तय किया था कि मिनिमम जो कैलोरी है पर डे 2400 रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरीज पर डे अर्बन एरियाज में रिक्वायर्ड है। यदि इससे कम मिलती है तो उस व्यक्ति को जो है वो गरीब माना जाएगा। हालांकि इसमें फिर जो है डीटी लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन की अध्यक्षता में भी जो है प्लानिंग कमीशन द्वारा कुछ दल गठित किए गए और गरीबी के अनुमान लगाए गए हैं। जो सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन हैं उन्होंने ये माना कि जो हम कंजप्शन करते हैं या जो हमारे खर्चे होते हैं उसी के आधार पर हम गरीबी को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो हैं वो व्यूज इसमें आए हैं और 2011-12 में जो है ये माना गया कि शहरी क्षेत्रों में जो है 1000 रुपए से कम यदि व्यक्ति महीने में उपभोग करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए से कम व्यक्ति पर मंथ जो है खर्च करता है तो उसे गरीब व्यक्ति माना जाएगा। और सुरेश तेंदुलकर ने ये भी एक अनुमान लगाया था कि भारत में 21.92% लोग जो हैं वो गरीब हैं, यानी लगभग 27 करोड़ लोग जो भारत में हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन निवास करते हैं। 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 972 और शहरी में 1407 रुपए को जो है वो एक मानक बनाया गया पॉवर्टी लाइन का। ये सिंह रंगराजन की रिपोर्ट थी
और इस आधार पर जो था गरीबी का प्रतिशत 29.5% रहा। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंटेटिव डेवलपमेंट के द्वारा जो है एक पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है एक सर्वेक्षण किया गया था, और उसमें जो है ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंटेटेड डेवलपमेंट है, इनके द्वारा एक सूचकांक बनाया गया जिसमें 2010 में जो था एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसके आधार पर तैयार की गई, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा जो था वो एक मतलब ये इसको एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया गया जो ये सर्वे करेगा कि भारत में किस तरह के अभियान चलाए जाएं ताकि इनको गरीबी का हम सही अनुमान लगा सके। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, भारत में गरीबी के जो कारण हैं, इससे पहले एक टॉपिक छूट गया है रिकॉल पीरियड, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, तो इसमें हम एक टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, जैसे 30 दिन का उन्होंने टाइम ड्यूरेशन लिया है, और उसमें जो भी हमारे खाद्यान्न होते हैं या गैर खाद्यान्न वस्तु, यानी जो हम डेली नीड्स में क्या कुछ तो खाने की चीजें होती है और कुछ इस्तेमाल करने की चीजें होती हैं, उन सब का हम 30 दिन का और फिर 365 दिन का जो है हम जो यूज करते हैं उन चीजों को मेजर करते हैं, और इसी टाइम ड्यूरेशन को हम रिकॉल पीरियड कहते हैं। यानी हमने कोई भी चीजें जो यूज की हैं, आप जानते हैं हम यदि डेली नीड्स की बात करते हैं तो कुछ खाने की चीजें होती हैं और कुछ हमारे इस्तेमाल करने की चीजें, तो उन दोनों चीजों को ही हमें इसमें इन्वॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट था हमारा गरीबी के कारण, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारे कारण है, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल कारण भी है जो भारत में गरीबी को बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कॉजेज की। भारत में जो है पॉवर्टी को प्रमोट करने के लिए सोशल स्ट्रक्चर भी जिम्मेदार है, जैसे कि जन्म के समय बच्चे का जन्म होता है या फिर उसकी शादी होती है या किसी की मृत्यु होती है, तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं कि व्यक्ति के पास यदि धन नहीं भी होता है तो वो कर्ज लेकर उनको पूरा करता है, और उस कर्ज का जो बोझ है लगातार उसके ऊपर बना रहता है और वो उस बोझ से बाहर नहीं आता। इसी प्रकार जैसे बेटे के जन्म की इच्छा होती है तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया जाता है, और गरीबी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे जैसे हिंदू समाज की हम बात करते हैं तो क्या होता है, बच्चा पैदा होता है तो हम उस पे ओकेजन, मतलब एक बड़ा ओकेजन होता है, एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, उसमें पार्टी वगैरह करेंगे, फिर उसकी शादी होगी तो फिर उसकी शादी होगी तब ओकेजन पे हम खर्च कर देंगे। यदि हमारे पास पैसा भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, लोगों को अपना एक स्टैंडर्ड दिखाने के लिए भी इतना तो हमें खर्च करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से लगातार जो है हम और कर्ज लेके करते हैं, तो गरीबी के उस चक्र से हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। में आपका बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें सोशल के बाद जो है आपके, सॉरी मेरा ही पेज गलत हो गया है, उसके बाद फिर इसमें रेगनार नकरसे का नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने गरीबी के इस चक्र का जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि ये जो चक्र चलता है गरीबी का,
तो एक राष्ट्र इसलिए भी गरीब होता है क्योंकि वो पहले से ही गरीब है और फिर वहां की परंपराएं ऐसी हैं कि वो निरंतर इस चक्र में फंसता चला जाता है और एक गरीब व्यक्ति और भी ज्यादा गरीब हो जाता है और इस तरह एक राष्ट्र और ज्यादा गरीब हो जाता है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। तो भारत में जो आमतौर पे जनसंख्या है वो कैसी है, बैकवर्ड है और यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है और स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं करना पसंद करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, क्या कहते हैं, अरे ये तो छोटा बच्चा है, किसी भी छोटे स्कूल में पढ़ लेगा। तो छोटे स्कूल में पढ़ लेगा इट मीन्स उसको स्टैंडर्ड यानी पैसा जो हम है वो शिक्षा के ऊपर खर्च करना उचित नहीं समझते। इसी तरह हम बीमार होते तो क्या कहते हैं, आस पड़ोस में जो डॉक्टर है इसी से दवाई ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। यानी कुल मिला के हम अपनी एजुकेशन और हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, उस पर बहुत कम खर्च करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, जो हमारी इसकी इफेक्ट होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है और इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हमारी आय जो है वो बहुत ही सीमित होती है। तो इस कारण जो है हम इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। और आजादी के पहले तो सारे भारतीय आमतौर पे कृषि पे निर्भर थे और उनका जो संसाधन उनके पास जो मौजूद थे वो भी बहुत कमजोर थे और कृषि जो थी हमारी क्या मानसून के ऊपर डिपेंड थी। तो इसके कारण उनका जो जीवन स्तर था वो बहुत निम्न था, उनकी आय बहुत निम्न थी और इसलिए उनके पास अवसरों की कमी थी जिससे वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए। पॉलिटिकल कॉजेज क्या रहे हैं, हमारी जो पॉलिटिकल कारण है वो भी इसमें उत्तरदायी है। हमारी जो 5 ईयर प्लान्स आप पढ़ चुके हैं पहले, तो 5th 5 ईयर प्लान जो था वो सरकार द्वारा जब घोषित किया गया था तो उसमें गरीबी को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। हालांकि अलग अलग सरकारों द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं लेकिन उनमें जो एक इच्छा शक्ति होती है, जो एक टारगेट को पाने की इच्छा होती है वो नहीं थी और इसलिए ये योजनाएं जो थी उनका जो लक्ष्य था उसको प्राप्त नहीं कर पाई। और इसके साथ साथ ही यहाँ करप्शन भी बहुत ज्यादा था। तो हालांकि हर सरकार अपने द्वारा कुछ नीतियां बनाती हैं लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कमी होती है जिनसे इनका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। फिर अदर कॉजेज में आपके आते हैं कि भारत में जो है शिक्षा का स्तर गरीबी के कारण निम्न रहा है, रोजगार की स्थितियां कम रही हैं, टेक्निकल एजुकेशन की कमी रही है और जो हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कमजोर रहा है। तो कैपिटल की कमी रही है, हेल्थ केयर पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। तो ये सब जो कारण है ये भी गरीबी के कारण है क्योंकि इनके कारण ही जो प्रोडक्टिविटी है या हमारी इनकम है वो हमेशा कम रही है। और इसके साथ ही क्या होता है, जो एक गरीब व्यक्ति होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है और इसलिए वो कोई भी जोखिम को उठाने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था हम बिजनेस करते हैं तो उसमें एक अनिश्चितता बनी रहती है, जोखिम बना रहता है। करते तो हम बिजनेस प्रॉफिट के लिए लेकिन कई बार हमें प्रॉफिट नहीं लॉस भी हो जाता है। तो इस तरह से यानी जब तक हम आगे बढ़ के जोखिम नहीं उठाएंगे तो हमें प्रॉफिट गेन नहीं हो सकता है। तो क्योंकि गरीब व्यक्ति ये नहीं करता है तो इसलिए वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता है और फिर धीरे धीरे वो और गरीब होता चला जाता है और पॉवर्टी लाइन के नीचे पहुंच जाता है। तो इसमें एक 4 रीडिंग ओनली है, आप इसे पढ़ेंगे। एक स्टोरी दी गई है ये कि उसमें बताया गया है कि किस तरह से एक गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी सी है, आप पढ़ लेंगे। यदि नहीं होगी तो लाइव क्लास जैसे मैं लूंगी उसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट है आपके मेजर टू इरेडिकेट पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर करने के उपाय। सबसे पहला तो है एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज को स्प्रेड बढ़ाया जाए। अशिक्षा, गरीबी, इलिटरेसी सबसे बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी में गरीबी का और एजुकेशन की कमी के कारण ही गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम चलाई जाती हैं या जो स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, वो सब
नहीं कर पाते। तो इसलिए ये आवश्यकता है कि हम सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो चीजों पे ध्यान दें। यदि हम और देशों की बात करते हैं कि जैसे जापान और अमेरिका की, तो वहां पर जो है ह्यूमन कैपिटल ही मेन है, और सरकार यदि जो पुअर पर्सन है, गरीब वर्ग है, उनमें यदि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज का प्रसार प्रचार करे तो नेचुरली हमारे देश से गरीबी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ाया जाए। हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि एक व्यक्ति गरीब जो है वो क्यों है, क्योंकि वो बेरोजगार है। यदि उसके पास रोजगार होगा तो नेचुरली उसकी आय बढ़ेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रोजगार के अवसरों में वृद्धि करे ताकि गरीबी की समस्या को समाप्त किया जा सके, नहीं तो कम तो किया ही जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, स्वरोजगार की कुछ कार्यक्रम चलाए जाएं, और जिन लोगों में कौशल का अभाव है, कोई स्किल उनके अंदर नहीं है, तो उन्हें मजदूरी दी जाए, जैसे मनरेगा में होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर यदि स्किल डेवलप किया जाए तो वो अपना रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल इवल्स, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी नियंत्रित किया जाए। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं, तो उनको सीमित किया जाना चाहिए। जैसे शादी या मौत के समय पे किया जाने वाला भोजन, ये सब क्या है, इससे जिन व्यक्तियों के पास पैसा नहीं होता है, हम बात गरीब व्यक्ति की कर रहे हैं, तो जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको भी इसके इन नियमों के अंदर, हमारी सामाजिक प्रथाओं के अंदर आकर उन कामों को करना पड़ता है, और इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, और जिससे कि वो निरंतर गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। तो ऐसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। भारत आप जानते हैं दूसरा देश है विश्व का जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और क्योंकि आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार हुआ है, तो नेचुरल है कि मृत्यु दर जो है उसमें कमी आई है और जन्म दर में वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मृत्यु दर को बढ़ा दें और इससे जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, जन्म दर को कम कर देना चाहिए। और बच्चों की संख्या जो है वो गरीब परिवारों में यदि आप देखते हैं ज्यादा होती है, तो वो ना उन्हें सही एजुकेशन दे पाते हैं और ना ही उनकी हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए गरीबी को दूर करने के लिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना भी आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू टारगेटिंग इंडिविजुअली और ग्रुप्स। मतलब यानी जो टारगेट करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको कि ये बेनिफिट्स चाहिए, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं या जो ग्रुप में लोग रह रहे हैं, उनको गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिले और उनमें कोई भी करप्शन वाली चीजें ना हो। हम जैसे जानते हैं कि सरकारी दुकानों पर गरीबों के लिए ही राशन आता है, लेकिन क्या होता है, जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, वही उसका लाभ उठा लेते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उन तक वो मिल ही नहीं पाते। तो गवर्नमेंट को कोई भी स्कीम बनाने और उसको लागू करने में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ जो है वो गरीबों तक ही पहुंचे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि मेजर अडॉप्टेड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन की 1970 से पहले तक गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसे प्रयास नहीं किए जिससे गरीबी को दूर किया जा सके, और सरकार को ये ऐसा लगता था कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ जो है समाज के कमजोर वर्ग भी धीरे धीरे सही हो जाएंगे, गरीबी की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके उनकी जो सोच थी वो गलत थी। तो 1970 के बाद जो है गरीबी को दूर करने के लिए भारत में बहुत सारी नीतियां अपनाई गई हैं, मजदूरी के या स्वरोजगार के बहुत सारे प्रोग्राम अपनाए गए हैं, और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उन तक कम कीमत पर या मुफ्त में वस्तुएं और सेवाएं उनको उपलब्ध कराई है।
हालांकि कुछ कमी आई है गरीबी में, लेकिन वो इतनी नहीं है कि हम उससे सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इससे आप समझते ही हैं। तो कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है, उसकी इच्छा है और वो कैपेबल भी है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता, उसे ही हम बेरोजगार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, एक व्यक्ति जो कोई प्रोडक्टिविटी करना चाहता है लेकिन उसे वो लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगार है। और भारत देश में जो है ऐसी युवा शक्ति बहुत ज्यादा मौजूद है जिनके पास उचित रोजगार नहीं है। हालांकि बेरोजगारी के भी कई तरह के टाइप्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेरोजगार हमें गांव और शहर में देखने को मिल जाते हैं। कृषि में लगे हुए बहुत से लोग होते हैं और व्यवसाय में लगे हुए हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो कैपेबल तो कुछ और चीजों के लिए, लेकिन उसके रिगार्डिंग उन्हें काम नहीं मिलता, तो किसी छोटे मोटे काम में ही लगे रहते हैं, तो उसको भी सही मायने में हम बेरोजगार में ही कंसीडर करते हैं। और किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि वहां की जो युवा शक्ति है वो कोई ना कोई रोजगार करे अपनी कुशलता के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति यदि हमारे समाज में रहेंगे तो उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं गलत कामों में ही लगेगा और जिससे हमारे समाज के लिए वो खतरा ही साबित होंगे। तो बेरोजगारी को समझने के लिए ये आवश्यक है कि ये हम समझें कि हमारे यहाँ कार्य शक्ति क्या है, श्रम शक्ति क्या है और बेरोजगारी की दर क्या है। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो उससे मतलब हमारा ये होता है कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं हमें उत्पादित करनी होती हैं उनके लिए हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो स्किल्ड व्यक्ति मौजूद हैं या नहीं। हालांकि इसमें कुछ लोगों के पास जो रोजगार होता है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्टिविटी रखते हैं, उनके अंदर और ज्यादा स्किल मौजूद होता है। और इसमें जो है वो बेरोजगारी को मेजर करने के लिए आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO जो है उसने एक डाटा कंडक्ट किया था और उसने 2011-12 में जो है बेरोजगारी के आंकड़े कलेक्ट किए थे। इस सर्वे में उन्होंने ये पाया कि सामान्य स्थिति में 1000 यदि जनसंख्या है और उस पर हमारी श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स जिसे हम कहते हैं 395 है और वर्क फोर्स यानी हमारी कार्य शक्ति जो लोग स्किल्ड हैं वो 386 है, उन्होंने जो आंकड़ा निकाला। और इस तरह से जो है बेरोजगारी की दर जो उन्होंने बताई है वो 2.3% बताई है। अब बेरोजगारी के अलग अलग टाइप्स जो है, जो भी हम बात कर रहे थे ना कि भाई टाइप्स एम्प्लॉयमेंट के, कि भाई रोजगार में तो वो लगा हुआ है लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, स्किल्ड पर्सन है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे बेरोजगारी की। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। बहुत से ऐसे जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, मौसम चेंज होने के साथ वो समाप्त हो जाते हैं। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकती हूँ गन्ने का। जैसे प्रोडक्शन हुआ, चीनी मिल में गन्ना गया, तो गन्ने की एक फसल होती है, अपना उसका टाइम ड्यूरेशन है, यानी जब तक गन्ना अवेलेबल है तभी तक चीनी मिल चलेंगे, उसके बाद मिल बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है वहां थोड़ा बहुत काम रहेगा तो, लेकिन जो वहां लेबर काम कर रही है वो तभी तक काम करेगी जब तक मिल में गन्ना जा रहा है। जब गन्ना जाना बंद हो जाएगा तो लेबर का काम वहां खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्या होंगे कि मौसम चेंज होने के साथ ही कुछ समय के लिए वो उनके पास ऑक्यूपेशन है लेकिन कुछ समय बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्थाएं हमारी चेंज होती है, किसी चीज में डिमांड कम होती है तो किसी चीज में डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो चेंज होता है
इसके कारण भी जो है लोग बेरोजगार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं लैंडलाइन फोन है, आज उसकी डिमांड नहीं है, आज मोबाइल फोन की डिमांड है, स्मार्टफोन की डिमांड है। तो जो कंपनी लैंडलाइन फोन मैन्युफैक्चर कर रही थी, वहां क्या हुए, वर्कर्स बेकार हो गए, जबकि दूसरी जगह डिमांड बढ़ गई है, वहां वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि जो स्किल उनके पास है वही स्किल इनके पास है। तो इस तरह से कुछ लोग जो है वो इस कारण से बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया है टेक्निकल। टेक्निकल में वही है कि जैसे मशीनें हैं, जो पहले मशीनें थी अब वो वर्किंग में नहीं है, नई मशीनें आ गई है, लेकिन लोगों को वो मशीनें चलानी नहीं आती हैं, तो इसलिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फिर आपका फ्रिक्शनल है। फ्रिक्शनल दिस इज आल्सो नॉन एज फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इस टाइप के में क्या होता है, दो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 2 periods ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉन। यानी एक व्यक्ति एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करता है। ये क्या होता है, कहीं हड़ताल हो गई है या फैक्ट्री बंद हो गई है या काम चेंज कर रहा है, मतलब हम दूसरी जॉब कर रहे हैं, तो इस टाइम ड्यूरेशन के जो वो बीच का पीरियड है उसे हम फ्रिक्शनल कहते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी टाइप का होता है, ठीक है। और फिर है साइक्लिकल, चक्रीय, मतलब रेगुलर्स जो होते हैं हमारे जो अर्थव्यवस्था में जो तेजी और मंदी आती है उसके कारण जो लोगों को बेरोजगारी झेलनी पड़ती है, इसे जो है हम ट्रेड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। जो हम व्यापार में कहते हैं ना कि आजकल तो बहुत मंदा चल रहा है मार्केट में, आजकल तो बहुत उछाल आ गया है चीजों में, तो इसके कारण जो बेरोजगारी होती है उसको हम साइकिल कहते हैं। एक और है आपकी हिडन और डिस्ग्युस्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ये सबसे खतरनाक होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये लग रहा है ये व्यक्ति रोजगार में है, लेकिन उसका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 0 होती है या नेगेटिव होती है। मीन्स उसकी जो उत्पादन होता है वो 0 होता है। और ये हमें ज्यादातर कहाँ मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, और वो भी एग्रीकल्चर में मिलती है। भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है, हम जानते हैं, तो यहाँ पर ये बेरोजगारी हमें सामान्यतः देखने को मिलती है। और जबकि हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वो वहाँ साइक्लर और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, उसके कारण क्या है, तो अब इसकी हम जो कारण है वो पढ़ेंगे। मैं 1 by 1 बता देती हूँ इनको। सबसे पहला है कि शिक्षा का और प्रशिक्षण का अभाव। जो हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग नहीं है लोगों के पास, वो एजुकेटेड नहीं है। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है, मान लिया आप 10th या 12th पास कर लेते हैं तो क्या कोई काम कर सकते हैं? नहीं। आप एक अनपढ़ व्यक्ति जो काम कर सकता है आप केवल उतना ही काम कर सकते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास किसी चीज का स्किल मौजूद होना चाहिए। जैसे आप अभी आपने सुना होगा न्यूज में नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है। फिर नेक्स्ट आपका है बढ़ती हुई जनसंख्या और हमारी लेबर फोर्स। क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, स्किल उनके पास मौजूद नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे केवल लेबर बढ़ रही है। वर्क फोर्स जो अभी हम बात कर रहे थे लेबर फोर्स और वर्क फोर्स की, तो लेबर फोर्स तो यहाँ बहुत सारी है लेकिन वर्क फोर्स बहुत कम है, और इसलिए रोजगार के अवसर कम है। अब सारे मजदूरी हो जाएंगे तो इंजीनियर कहाँ से आएंगे कि हमें कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करनी होगी। फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो भी उपयुक्त नहीं है। कृषि कार्य लोग करते हैं तो, लेकिन शिक्षा के अभाव में जो नई टेक्नोलॉजी आती भी है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फिर बैकवर्डनेस है एग्रीकल्चर की, कृषि का पिछड़ापन। भारत में आज भी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो कृषि का पिछड़ापन है। तो क्योंकि यहाँ क्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है, लेकिन लोग उसके अकॉर्डिंग कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर है हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट के बिना ही है, यानी रोजगार नहीं है। आर्थिक विकास तो हो रहा है हमारा, हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं,
लेकिन यदि हम उसकी बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो उसमें तेजी से बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। तो आर्थिक विकास के साथ साथ हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि हो, तभी इसका सही बेनिफिट हमें मिलेगा। और जो हमारी पॉलिटिकल इंक्लाइजेशंस हैं और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है, इसकी हमें कमी देखने को मिलती है। यानी जो भी चीजें यहाँ जो नीतियां बनाई जाती हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं होती हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है इस करप्शन को कम करे। अब लास्ट आपका टॉपिक है कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या हैं। बेरोजगारी और गरीबी हमने कहा ये एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि जब तक गरीबी दूर नहीं होगी तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी, और बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। सरकार द्वारा पिछले 40 वर्षों से बहुत सारी मजदूरी रोजगार की या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मनरेगा भी उनमें से एक है। और ऐसा मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है कि बेरोजगारी को कम करें, लोगों को शिक्षित किया जाए, उनका स्किल डेवलप किया जाए। हालांकि इकोनॉमिक्स के मानते हैं कि इसे जीरो किया जाना संभव नहीं है। और किसी भी देश के लिए बेरोजगारी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसके लिए जो वो लेबर फोर्स हमारी है उसके पास, जब वो गरीब होगा, रोजगार नहीं होंगे उसके पास, तो वो कहीं ना कहीं कोई गलत राह पकड़ेगा, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो सरकार द्वारा कुछ उपाय हैं जिन्हें अपना करके वो बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। जैसे वो मजदूरी के और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कुछ कार्यक्रम चलाए, और एजुकेशन जो हो वो हमारी ऐसी हो कि हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मोटिवेट हो, और हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप किया जाए, हमें ट्रेनिंग दी जाए। जो हम किताबी ज्ञान जैसे हासिल करते हैं उसके साथ साथ ही। और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो कृषि की हम सबसे पहले यहाँ एग्रीकल्चर वर्कफोर्स की जो बात करते हैं, उसके साथ साथ हमें जो है इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार द्वारा जैसे मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और काफी हद तक इसमें हमें सफलता भी मिली है, लेकिन आवश्यकता है कि हम एक स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ताकि भारत में जो अवसर मौजूद हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकें, और इस तरह उचित नीति बनाकर हम युवाओं को रोजगार की तरफ ले जा सकते हैं। और इस तरह आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब आप इसके क्वेश्चन आंसर सर्च करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सेंड कर दूंगी, उन्हें आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।